गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 विज्ञान में हमने पिछले वीडियो में टिंडल प्रभाव का अभ्यास किया था। आप लोगों ने चित्र देखा होगा, याद होगा। ये चित्र कुलाइड के गुणधर्म देखे थे और अंत में एक सवाल दिया था मैंने आप लोगों को, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम किसे कहते हैं। 18 सवाल हो चुके थे हमारे। आज हम चलते हैं 19 नंबर के सवाल की तरफ। पृथक्करण का महत्व समझाइए और विसमांगी मिश्रण का पृथक्करण वह भी समझाइए। पृथक्करण का महत्व पहले देखते हैं। पृथक्करण का क्या महत्व है कि प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। जो भी पदार्थ प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं वह रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं और पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटकों का यदि पृथक्करण किया जाए तो प्रत्येक घटक के बारे में, उनके गुणधर्मों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। इसीलिए पृथक्करण आवश्यक है और उसके बाद ही उसको प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। उनके गुणधर्मों के बारे में जब जानकारी मिलती है तो हमें उसका प्रयोग में उपयोग करना आसान हो जाता है। इसीलिए यह पृथक्करण का महत्व हो गया। आगे चलते हैं। विसमांगी मिश्रण का पृथक्करण समझाइए। विसमांगी मिश्रण का पृथक्करण देखते हैं कि विसमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। कौन सी क्रिया द्वारा? तो याद रखिए, भौतिक क्रिया द्वारा। जैसे उसके उदाहरण हैं हाथ से चूनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों को भी प्रयोग में लाया जाता है। तो विसमांगी मिश्रण का पृथक्करण किस प्रकार होता है उसकी बात हो गई। आगे चलते हैं। हमारा एक और सवाल है, द्रव के बने मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। द्रव के बने मिश्रण को देखते हैं। यहाँ पे ये वाला सवाल है हमारे पास, ये क्रियाकलाप है, उसको लिखना है, चित्र भी आएगा। तो द्रव से बने मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं उसके लिए पहले हमें आधा बीकर जल लेना है। फिर बीकर के मुख पर वाच ग्लास रखें, यानी ढक्कन जैसा रखिए। उसके ऊपर कुछ बूंद स्याही वाच ग्लास पर डाल दें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। तो कैसे गर्म करते हैं देखते हैं। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ये जो आप लोगों को दिख रहा है यह बीकर है, यह बीकर है और ऊपर जो कांच की रकाबी जैसा दिख रहा है उसे वाच ग्लास कहेंगे। उसके अंदर स्याही डालेंगे। फिर उसके बीकर के अंदर हमने जल भरा हुआ है, उसे यहाँ से देखिए गर्म करेंगे तो इसकी वाष्प हमें निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये चित्र आप लोगों को बनाना है अच्छे से। चलते हैं। तो पहले हमने आधा गिलास जल लिया था, उसके ऊपर हमने वाच ग्लास रखा हुआ था, उसके अंदर हमने वाच ग्लास में कुछ बूंद स्याही की रखी। अब बीकर को गर्म करना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि वाच ग्लास में वाष्पीकरण हो रहा है और वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। जब वाच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तब उसे हम गर्म करना बंद कर देंगे। फिर इसे ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। क्या पता चलता है देखते हैं कि हम पाते हैं कि क्या पता चलता है कि जल में स्याही जो है, जल में रंग का, स्याही जल में रंग का, स्याही जो है, स्याही वह एक जल में रंग का एक मिश्रण है। स्याही एक मिश्रण है जल के अंदर। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। यानी कि ये वाष्पीकरण की विधि हो गई। गर्म करने से वाष्पीकरण होता है, यह भी पता चल गया। आगे का सवाल लेते हैं। सवाल नंबर हमारे पास है 22। दूध से बने मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। दूध से बने मिश्रण
दूध से बने मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं देखते हैं। दूध से बना मिश्रण यानी क्रीम। आजकल देखेंगे हम बाज़ार में संपूर्ण क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड प्रकार के दूध पॉली पैक अथवा टेट्रा पैक में हमें दूध की बनावट मिलती है और इसमें भिन्न भिन्न मात्रा में कुछ वसा होती है। ठीक है, तो कैसे हम पृथक करेंगे देखते हैं। एक परख नली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध पहले ले लेते हैं। एक परख नली में पहले दूध ले लेते हैं, इसका चित्र नहीं बनाना है। फिर एक यंत्र आता है अपकेंद्रीय यंत्र यानी सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। इस मशीन के अंदर इस परख नली को रखेंगे, इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करेंगे यानी घुमाएंगे मोटर की तरह। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाली मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा घर पे नहीं करना है, यह नुकसान भी हो सकता है कभी। तो ये वाक्य निकाल देना, ये आप लोगों को लिखना नहीं है, ऐसा प्रयोग में नहीं लिखते हैं। हमें अपकेंद्रीय यंत्र में दूध का मिश्रण यानी क्रीम को अपकेंद्रित करना है। कहीं पर आप लोग को देखेंगे नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी, जैसे कि हमारे सूरत में सुमूल डेयरी जो है, वहाँ पर यह बहुत बड़ा सा यंत्र है। वहाँ पर क्रीम को दूध से पृथक कर सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं। तो हाँ, क्या होता है, तो कैसे पृथक कर सकते हैं वो बात हो गई। दूध से बने मिश्रण को कैसे, तो अपकेंद्रीय यंत्र से पृथक कर सकते हैं। अब अपकेंद्रीय पद्धति का उपयोग कब किया जाता है, उसका सवाल का जवाब देखते हैं। अपकेंद्रीय पद्धति का उपयोग कब किया जाता है, तो कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसीलिए ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो अपकेंद्रण विधि का उपयोग कब किया जा सकता है, जब छानन विधि का उपयोग नहीं कर सकते तब। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेज़ी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। हमारे घर पे जो मिक्सर मशीन होता है उसमें भी यही क्रिया होती है। घर पर भी बना सकते हैं, कई लोग बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, घी बनाते हैं। तो अपकेंद्रीय पद्धति का अनुप्रयोग यानी उपयोग देखते हैं। इस पद्धति का उपयोग क्या होता है, तो जांच प्रयोगशाला, जहाँ पे हमारा खून जो हम टेस्ट करवाते हैं प्रयोगशाला में रिपोर्ट निकलवाने के लिए, तो वहाँ पे रक्त और मूत्र को जांच में इस अपकेंद्रीय पद्धति का उपयोग होता है। डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने के लिए भी इस पद्धति का उपयोग होता है। आप लोग देखिए, कपड़े धोने की जो वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर भी भीगे हुए कपड़ों में से जल निचोड़ने के लिए भी इस अपकेंद्रण पद्धति का उपयोग होता है। आगे चलते हैं। हमारे सवाल हो गए 22, 23 और 24 तक पहुँच चुके हैं। 26 यहाँ पर आखिरी सवाल 24, यह 25 नंबर का सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 25, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। अघुलनशील द्रवों के लिए हमें मिट्टी के तेल को जल से पृथक करने की कोशिश करेंगे हम। मिट्टी का तेल यानी केरोसिन, तो उसे कैसे पृथक कर सकते हैं देखते हैं। उसके लिए हमें इस प्रकार का साधन चाहिए, इसे कहेंगे पृथक्करण कीप। पृथक्करण कीप कहते हैं। तो मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालें। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल तथा तेल की पृथक परत तैयार हो जाए। जल और तेल अलग अलग हो जाते हैं, देखिए ध्यान से। कुछ देर तक छोड़ देंगे तो जल नीचे बैठ जाता है और मिट्टी का तेल ऊपर आ जाता है। ये दोनों कभी मिश्र नहीं हो सकते हैं। उसके बाद नीचे आप लोगों को कुछ स्टॉप कार्क दिया है, यहाँ से इस कार्क को खोल देंगे तो सबसे पहले जल आ जाएगा। जैसे ही ये लाइन जो है यहाँ पर आ जाती है
तुरंत उसी समय कार को बंद कर दीजिए, तो जल और तेल अलग हो जाएगा। लिखा हुआ है, पृथक्करण कीप के स्टॉप कार को खोलें और सावधानीपूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। जैसे ही तेल नीचे पहुँचे स्टॉप कार को बंद कर दें। तो ये हो गया अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण हो गया। किस प्रकार पृथक्करण कर सकते हैं। पृथक्करण कीप के अनुप्रयोग की बात करते हैं। पृथक्करण कीप के अनुप्रयोग कौन से हैं देखते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे होता है। तो तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में इसका उपयोग होता है। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग को भी ऊपर से हटा लिया जाता है। यह 10वीं कक्षा में आने वाला है। स्लैग शब्द तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। धातु शोधन के बड़े बड़े कारखानों में यह क्रिया होती है। चलते हैं आगे के सवाल की तरफ। नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। 27वां सवाल है हमारा। नमक तथा कपूर के मिश्रण को पृथक करने की विधि, इसे हम खास करके कौन सी विधि कहेंगे। ऊर्ध्वपातन विधि कहेंगे इसे। ऊर्ध्वपातन विधि। खास शब्दों को याद रखिए। चलते हैं। कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। कपूर हमारे घर पे जब भी पूजा अर्चना होती है तो कपूर जलाते हैं। वह ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हो, उसे ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियाँ, उनसे पृथक करने के लिए हमें ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करना पड़ता है। इस विधि का उपयोग कौन से पदार्थों के लिए हो सकता है। तो अमोनियम क्लोराइड के लिए, नेप्थेलिन के लिए, एंथ्रासीन के लिए, ये सभी पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकते हैं। इसलिए ऊर्ध्वपातन की विधि का उपयोग किया जा सकता है। कैसे करेंगे तो देखते हैं। यह प्रयोग जो है उसमें लिखा नहीं है किताब में, हमें खुद बना के लिखना पड़ेगा कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा कपूर तथा नमक का पृथक्करण कैसे होगा। तो देखिए, हम लोग खुद बनाकर लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो साधन है, छननी जैसा ये साधन है हमारे पास। तो इसमें सबसे पहले नीचे वाच ग्लास के अंदर हमें कपूर तथा नमक का मिश्रण लेना है। वाच ग्लास के अंदर कपूर तथा नमक का मिश्रण लेंगे। फिर चीनी मिट्टी की प्याली, यानी वाच ग्लास जैसा ही है, चीनी मिट्टी की रकाबी कहते हैं। फिर यहाँ से गर्म करेंगे। गर्म करने पर देखिए, जो ठोस कृत कपूर जो होता है, कपूर तथा नमक के अंदर जो कपूर होता है वह यहाँ पे चिपक जाता है, और नमक जो है वह उल्टी रखी की, यह कीप है एक प्रकार से, और नमक जो है वह यहाँ से वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। चलते हैं आगे का सवाल है 28 नंबर। क्रोमेटोग्राफी पद्धति प्रयोग के साथ समझाइए। ये वाला सवाल है हमारे पास। क्रोमेटोग्राफी क्या करना है इसमें देखते हैं। छानक पत्र जैसे एक पतली परत लीजिए। कैसे परत लेंगे देखते हैं, यहाँ पर दिखाई देंगे। यह हमारे पास एक पतली परत है इस प्रकार की। उस पर एक लाइन बनाएंगे, यहाँ पर एक बिंदु बनाएंगे, आप लोगों को बिंदु दिखाई देगा। फिर उसे इस जार में रखेंगे। नीचे जल भरा हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये जो स्याही का निशान जो बनाया था हमने, इसमें से ये कलर अलग अलग हो जाएंगे। इसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं।
कि इस प्रकार ये घर पर कर सकते हैं और करना चाहिए आप लोगों को, बहुत आसान है। आप लोग ये छानक पत्र यानी आप लोगों की नोटबुक का एक बेकार जो पेज होगा, वेस्ट पेपर, वो भी ले सकते हैं, टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। इसके निचले किनारे से आप लोग 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच लें। फिर रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही, काली के बदले भी कोई किसी और रंग की स्याही की एक बूंद भी रख सकते हैं। फिर इसे सूखने दीजिए। पहले सूखने के बाद उसे बीकर या परख नली में जल ले, यानी घर पे जो कांच का गिलास होगा उसमें भी रखेंगे तो चलेगा। इसमें छानक कागज़ को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे। कैसे रखना है देखिए चित्र में, ये जल की सतह यहाँ तक है, उसके ऊपर ही यह बिंदु आना चाहिए। यह बिंदु जल के नीचे अंदर डूबना नहीं चाहिए ऐसे, ठीक है। चलो अब इसे शांत छोड़ दीजिए। तो जैसे ही 2-3 घंटे के बाद देखेंगे तो जल जो है छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठेगा। सावधानी पूर्वक देखिए, अवलोकन देखिए क्या होगा। यह जल जो है ऊपर की तरफ ऐसे उठेगा तो ये जो काली स्याही की जो बूंद थी उसमें से कई रंग अलग अलग हो जाएंगे। इसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो क्या होता है, जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलेय के रूप में। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, ऊपर की दिशा में जाएगा, तब ये काली स्याही जो है डाई उसके कणों को भी अपने साथ ले जाता है। अब ये डाई जो है वह 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है और रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है वह तेज़ी से ऊपर उठता है। जो अधिक घुलनशील है वह तेज़ी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी विधि। आगे चलते हैं सवाल नंबर 29 की ओर। सवाल नंबर 29 हमारा क्या था, क्रोमेटोग्राफी के अनुप्रयोग लिखिए। क्रोमेटोग्राफी के अनुप्रयोग, क्रोमेटोग्राफी के अनुप्रयोग देखते हैं। यहाँ पर हैं सिर्फ मात्र 3 अनुप्रयोग है हमारे पास, मात्र 3। पहला अनुप्रयोग है डाई के रंगों को पृथक करने में यह विधि सहायता करती है। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को भी पृथक करने के लिए, प्राकृतिक रंगों में से भी कुछ रंगों को पृथक करने में यह सहाय करती है। और तीसरा अनुप्रयोग है रक्त से नशीले पदार्थों को भी पृथक कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। यह 29 नंबर हो गया। आखिरी सवाल देखते हैं, आखिरी नहीं होगा शायद, और 2 सवाल हो सकते हैं। दो सवाल और है, 32 तक हैं। तो सवाल नंबर 30 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 30 हमारा क्या था, 2 घुलनशील, पहले हमने अघुलनशील देखें तेल और जल। अब 2 घुलनशील द्रवों को कैसे पृथक कर सकते हैं देखते हैं। 2 घुलनशील द्रवों को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, उसकी जो विधि है उसका नाम है आसवन विधि। आसवन विधि, उसके लिए हमें एसीटोन और जल 2 घुलनशील द्रव हैं, एक दोनों के अंदर मिश्र हो जाते हैं, तो उसको पृथक करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें आसवन फ्लास्क लेना है। इसमें एक थर्मोमीटर लगाएंगे, फिर चित्र में दिए गए अनुसार इसको व्यवस्थित करते हैं। आसवन फ्लास्क, आप लोग देखिए यहाँ चित्र जो हैं उसमें यह आसवन फ्लास्क हैं, यह जल संघटक है, संघनक है सॉरी, और थर्मोमीटर, 3 चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ आगे चलते हैं। यह घर पे नहीं हो सकता, इसके लिए प्रयोगशाला अनिवार्य है। इस मिश्रण को यहाँ पर आप लोग देखिए, इसमें हमने जल तथा एसीटोन का मिश्रण लिया हुआ है,
विलयन लिया हुआ है, मिश्रण। पहले उसको तो हमें गर्म करना है। चित्र में दर्शाए के अनुसार देखिए, गर्म करेंगे यहाँ से तो क्या होता है, मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानीपूर्वक थर्मोमीटर का अवलोकन करें। एसीटोन जो है वह वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकालने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है और जल जो है वह आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यह एसीटोन यहाँ से वाष्पीकृत होकर यहाँ से इस पात्र में जमा हो जाता है और जल यहीं पर पड़ा रहता है। एसीटोन इस प्रकार हम पृथक कर सकते हैं जल से। चलते हैं, इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। जल और एसीटोन के क्वथनांक के बीच अधिक अंतराल है। एसीटोन सबसे पहले गर्म हो जाता है और जल अंत में गर्म हो जाता है। आगे के सवाल की ओर चलते हैं। प्रभाजी आसवन। उसके पहले आप लोगों को आसवन विधि में यह चित्र तो बनाना ही है आप लोगों को, ठीक है। प्रभाजी आसवन चित्र बनाकर समझाएंगे। यह प्रभाजी आसवन का चित्र भी बिल्कुल आसवन विधि के जैसा ही है, बिल्कुल एक समान चित्र है। प्रभाजी आसवन को समझाते यहाँ से समझाना है। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, उनके मिश्रण को पृथक करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग होता है? प्रभाजी आसवन। जैसे कि वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से विभिन्न घटकों का पृथक्करण इसी विधि से होता है। पेट्रोलियम की उत्पादों का पृथक्करण इसी आसवन, प्रभाजी आसवन की विधि से किया जाता है। इसका पृथक्करण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। केवल आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। ये एक चीज़ अधिक आती है जो अभी हमारी किताब में चित्र में नहीं दर्शाई गई है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर चित्र में वैसे थोड़ा थोड़ा समझाया गया, लेकिन कुछ खास नहीं है यहाँ पे। ये हो गया प्रभाजी आसवन और चित्र बनाना है। आज का आखिरी सवाल देखते हैं, वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो वायु जो है वह एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रवाह चित्र हमें नीचे दर्शाया गया वैसे तो देखिए, सबसे पहले वायु जो है उसका दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़न तथा ठंडा किया जाता है सबसे पहले। उसके बाद वह ठंडा करने पर वह द्रवित वायु में परिवर्तित हो जाती है। इस वायु को प्रभाजी आसवन कॉलम में एक स्तंभ होता है, ऐसे विभिन्न स्तरों वाला स्तंभ, उसमें इस वायु को प्रवाहित, एक कॉलम में वायु को धीमे धीमे गर्म करेंगे। वायु को गर्म करेंगे तो विभिन्न अलग अलग ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण हो जाता है और हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ऑर्गन प्राप्त होती है और नाइट्रोजन, 3 गैस प्राप्त होती है। कौन से टेम्परेचर पर प्राप्त होती है वह भी लिखा गया है यहाँ पे। तो ये हो गया वायु से गैसों को प्राप्त करने का प्रवाह चित्र। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक अभ्यास करेंगे आज। आगे का पाठ आगे के वीडियो में आएगा। हम लोग आज शायद 14 सवाल आप लोगों को दे चुके हैं। ये सवाल के जवाब आप लोग अच्छे से लिखिए
आगे का पाठ पढ़ के तैयार रखिए। तब तक के लिए छुट्टी दीजिए मुझे। धन्यवाद।